आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको झांसी की रानी कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी की सुबह गंगा के घाटों पर शंखनाद हो रहा है। सूर्य की पहली किरणें गंगा की लहरों पर नृत्य कर रही हैं। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच मोरोपंत तांबे के घर में एक किलकारी गूंजती है। मोरोपंत तांबे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के एक निष्ठावान सेवक और विद्वान ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी भागीरथी बाई के पास जाते हैं। ज्योतिषी बालक की कुंडली देख रहे हैं। ज्योतिषी की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। मोरोपंत जी ने कहा कि ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि ये एक दिन इतिहास लिखेगी। इसके भाग्य में राजयोग है, लेकिन ये शांति का राजयोग नहीं, ये संघर्ष और विजय का प्रतीक बनेगी। बालिका का नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे काशी के मणिकर्णिका घाट के नाम पर चुना गया। प्यार से उसे सब मनु बुलाने लगे। जब मनु केवल 4 वर्ष की थी, तब उसकी माता भागीरथी बाई का स्वर्गवास हो गया। मोरोपंत अकेले पड़ गए, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें अपने पास बिठूर, कानपुर के पास बुला लिया। बिठूर का महल मनु के लिए एक नया संसार था। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक कम और सामरिक अधिक था। पेशवा बाजीराव मनु को अपनी पुत्री के समान मानते थे। उसकी चंचलता और सुंदरता को देखकर उन्होंने उसे नाम दिया छबीली। पेशवा बाजीराव ने मोरोपंत से कहा, तुम्हारी ये छबीली केवल गुड़ियों से नहीं खेलेगी। इसके भीतर की ज्वाला को देखो। इसे शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। बिठूर के मैदानों में, जहां उस समय की लड़कियां घर आंगन तक सीमित थीं, मनु वहां नाना साहेब, पेशवा के दत्तक पुत्र, और तात्या टोपे के साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी की प्रतियोगिता करती थी। एक दिन नाना साहेब और राव साहेब हाथी पर सवार होकर सैर के लिए जा रहे थे। मनु ने भी साथ चलने की जिद की। नाना साहेब ने मजाक में कहा, मनु, हाथी पर बैठना वीरों का काम है, लड़कियों का नहीं। मनु की आंखें क्रोध से चमक उठीं। उसने शांत स्वर में कहा, समय आने पर देख लेना नाना, मेरे पास भी अपने हाथी होंगे और अपनी सेना भी। कुछ ही क्षणों बाद हाथी अचानक भड़क गया। महावत नियंत्रण खो चुका था। भगदड़ मच गई। बालक नाना साहेब डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी छोटी सी मनु फुर्ती से दौड़ती हुई आई। उसने अपनी सूझबूझ से हाथी के सामने कुछ ऐसा किया कि हाथी का ध्यान भटका और बड़ी अनहोनी टल गई। पेशवा ये सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह लड़की एक दिन महान शासक बनेगी। मनु की शिक्षा शुरू हुई। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। शास्त्र, उसने कम उम्र में ही संस्कृत, व्याकरण और इतिहास का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। शस्त्र, तात्या टोपे उसके पहले गुरु बने। उन्होंने मनु को सिखाया कि कैसे एक कमजोर दिखने वाली तलवार भी दुश्मन की गर्दन काट सकती है यदि उसे सही संकल्प के साथ चलाया जाए। योग और व्यायाम, मनु ने मल्लखंब की कला में महारत हासिल की, जिससे उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो गया। मोरोपंत अक्सर चिंतित रहते कि उनकी बेटी समाज के नियमों के विरुद्ध जा रही है, लेकिन मनु कहती, बाबा, शास्त्र तो केवल ज्ञान देते हैं, लेकिन अपनी और अपनों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना धर्म है। 1840 के दशक के आते आते भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसता जा रहा था। बिठूर में पेशवा की स्थिति भी एक पेंशनर जैसी थी। मनु ये सब देख रही थी। वो अक्सर अंग्रेजों के व्यवहार और उनकी फूट डालो और राज करो की नीति पर प्रश्न करती थी। नाना, ये गोरे लोग हमारे देश में व्यापार करने आए थे, फिर ये हमारे राजाओं को आदेश क्यों दे रहे हैं? नाना ने मनु से कहा, इनके पास आधुनिक हथियार हैं और हमारी एकता में कमी है। मनु ने कहा, तो हम अपनी एकता और अपने हथियार क्यों नहीं सुधारते? ये एक छोटी सी बच्ची के भीतर पनपती हुई देशभक्ति की पहली चिंगारी थी। समय बीतता गया और मनु एक अत्यंत सुंदर और पराक्रमी युवती बन गई। उधर झांसी के महाराज गंगाधर राव अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद अकेले थे। झांसी को एक उत्तराधिकारी और एक मजबूत रानी की आवश्यकता थी। जब मोरोपंत के पास झांसी से विवाह का प्रस्ताव आया, तो बिठूर में खुशी और उदासी दोनों थी। छबीली अब विदा होने वाली थी। मोरोपंत ने कहा, बेटी, तुम एक ऐसे राज्य की बहू बनने जा रही हो जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। मनु ने कहा, बाबा, मैं वचन देती हूँ कि मैं झांसी के गौरव को कभी कम नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद रस्मों के अनुसार उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की सीमा पर लक्ष्मीबाई का भव्य स्वागत होता है। पालकी से उतरते हुए लक्ष्मी की नजरें झांसी के किले की ऊंचाइयों को निहारती हैं। उसे नहीं पता था कि यह किला जल्द ही इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का साक्षी बनने वाला है। पार्श्व संगीत में गूंजता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के ऊंचे और अजेय किले के द्वार लक्ष्मीबाई के स्वागत के लिए खुले थे।
पूरी नगरी दीपों से जगमगा रही थी। मणिकर्णिका, जो अब रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी, अपनी पालकी से उतरी। परंपरा के अनुसार उन्होंने भरे हुए कलश को अपने दाहिने पैर से ढकेला, जो समृद्धि का प्रतीक था। महाराज गंगाधर राव एक कला प्रेमी और विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वे अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति से परिचित और चिंतित भी थे। रानी ने जब महल में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि महल के भीतर भी अंग्रेज रेजिडेंट का प्रभाव दिखने लगा था। विवाह के शुरुआती दिन लक्ष्मीबाई के लिए केवल रेशमी वस्त्रों और आभूषणों तक सीमित नहीं थे। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि झांसी की स्थिति नाजुक है। महाराज अक्सर नाट्यकला और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहते थे, जबकि अंग्रेज अधिकारी धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने मन में, महल की ये दीवारें सुरक्षित तो हैं, लेकिन अंग्रेजों की नजरें इन पर गड़ी हैं। मुझे केवल रानी बनकर नहीं, बल्कि झांसी की रक्षक बनकर जीना होगा। उन्होंने महाराज से अनुमति मांगी कि वे महल की महिलाओं को शस्त्र चलाने की शिक्षा देना चाहती हैं। महाराज पहले तो झिझके, लेकिन रानी के दृढ़ निश्चय को देखकर मान गए। यह लक्ष्मीबाई की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण था। उन्होंने झांसी की साधारण महिलाओं, दासी कन्याओं और किसानों की बेटियों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें साड़ी के ऊपर कमरबंद बांधना और घोड़े की लगाम थामना सिखाया। रानी लक्ष्मीबाई मैदान में गरजते हुए, याद रखो बहनों, शत्रु ये सोचकर हम पर हमला करेगा कि हम अबला हैं। हमें उसे यह बताना है कि हम दुर्गा का वो रूप हैं जो संहार करना जानती हैं। यहीं उनकी मुलाकात झलकारी बाई से हुई, जो रानी की हमशक्ल लगती थी और अद्भुत साहसी थी। झलकारी बाई रानी की सबसे विश्वसनीय सेनापति बनी। सन 1851 में झांसी के महल में मंगल गान गूंजे। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महाराज ने अपने उत्तराधिकारी का चेहरा देखकर चैन की सांस ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 4 महीने की आयु में उस बालक का आकस्मिक देहांत हो गया। इस शोक ने रानी को भीतर से तोड़ दिया, लेकिन महाराज गंगाधर राव तो जैसे जीवित लाश बन गए। वे सदमे से उबर नहीं पाए और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नया नियम लागू किया था। यदि किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। महाराज की गिरती हालत देख 20 नवंबर 1853 को उन्होंने अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया। उसका नाम रखा गया दामोदर राव। गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट मेजर एलिस भी वहां मौजूद था। महाराज गंगाधर राव कांपते हाथों से पत्र लिखते हुए, मैं दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरी पत्नी लक्ष्मीबाई को आजीवन झांसी का संरक्षक माना जाए। अगले ही दिन 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया। झांसी शोक की लहर में डूब गई। महाराज के निधन के बाद लॉर्ड डलहौजी ने अपनी असली चाल चली। उसने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि झांसी अब लावारिस राज्य है। मार्च 1854 में मेजर एलिस राजदरबार में डलहौजी का क्रूर आदेश लेकर पहुंचा। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया जाता है। रानी को महल छोड़कर रानी महल में रहना होगा और उन्हें 5000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी लक्ष्मीबाई के चेहरे पर शोक की जगह अब क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने सिंहासन की हत्थी को जोर से पकड़ा और ऊंचे स्वर में दहाड़ते हुए कहा, सुन लो फिरंगी, झांसी की मिट्टी पर मेरे दामोदर का अधिकार है। तुम्हारी चालें यहाँ सफल नहीं होंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी को किला खाली करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वे रानी महल में रहने लगी, जो धीरे धीरे क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लंदन तक अपने वकील भेजे, लेकिन सब बेकार रहा। उन्हें समझ आ गया कि कलम से नहीं, तलवार से फैसला होगा। देश भर में मंगल पांडे की शहादत और कारतूसों के विवाद ने आग लगा दी थी। मेरठ और दिल्ली में विद्रोह शुरू हो चुका था। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि यही सही समय है जब सोई हुई भारतीय रियासतों को जागना होगा। पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अग्नि धधक उठी थी। मेरठ और दिल्ली के बाद झांसी में तैनात भारतीय सैनिकों ने भी बगावत कर दी। अंग्रेजों को अपनी जान बचाने के लिए किले के एक हिस्से स्टार फोर्ट में शरण लेनी पड़ी। अंततः अंग्रेज अधिकारियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कुछ समय के लिए झांसी फिर से स्वतंत्र हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर हाथ में ली। रानी लक्ष्मीबाई दरबार में, आज से झांसी का शासन फिर से न्याय और धर्म के आधार पर चलेगा। हम किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अंग्रेज इस अपमान का बदला लेने जरूर आएंगे। उन्होंने तुरंत सेना का पुनर्गठन शुरू किया। तोपों की मरम्मत करवाई गई और कड़क बिजली व भवानी शंकर जैसी विशाल तोपों को किले की बुर्जों पर तैनात किया गया। अंग्रेजों ने अपने सबसे कुशल सेनापति सर ह्यू रोज को विशाल सेना और आधुनिक तोपखाने के साथ झांसी भेजा।
ह्यूरोज ने झांसी के पास पहुंचकर रानी को संदेश भेजा, आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा झांसी को तहस नहस कर दिया जाएगा। रानी का उत्तर संक्षिप्त और कड़ा था, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। यदि जीते तो विजय हमारी और यदि मरे तो अमरता हमारी। ह्यूरोज ने किले को चारों ओर से घेर लिया। 25 मार्च से भीषण गोलाबारी शुरू हुई। 8 दिनों तक निरंतर युद्ध चला। रानी की तोपें अंग्रेजों के कैंपों पर कहर ढा रही थीं। रानी खुद पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर मोर्चों का निरीक्षण करती थी। अंग्रेज अचंभित थे कि एक महिला इतनी कुशलता से युद्ध का संचालन कैसे कर सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत हारा, गद्दारी के कारण हारा। दुल्हाजू नाम के एक गद्दार ने अंग्रेजों को किले का एक गुप्त रास्ता बता दिया और दक्षिण द्वार ओरछा गेट खोल दिया। अंग्रेज सेना किले के भीतर घुसने लगी। किले के भीतर गली गली में युद्ध होने लगा। रानी की महिला सेना दुर्गा दल ने शेरनियों की तरह मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ी। ह्यूरोज डायरी से, रानी की वीरता देखकर मेरे सैनिक डर से कांप रहे थे। वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि साक्षात काली की तरह लड़ रही थी। जब रानी को लगा कि किला अब शत्रुओं के कब्जे में जा रहा है तो उनके विश्वास पात्रों ने उन्हें सलाह दी, महारानी, आपका जीवित रहना जरूरी है। आप यहां से काल्पी निकल जाएं ताकि हम फिर से सेना संगठित कर सकें। ये भारतीय इतिहास के सबसे साहसी दृश्यों में से एक है। रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर एक मलमल के कपड़े से बांधा। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े बादल को पुचकारा। अंग्रेज सैनिक महल के द्वार तक पहुंच चुके थे। रानी ने पीछे मुड़कर देखा, जय भवानी का नारा लगाया और अपने घोड़े को किले की ऊंची प्राचीर से नीचे छलांग लगाने का संकेत दिया। धप, घोड़ा नीचे गिरा। बादल ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने अपनी स्वामिनी और छोटे राजकुमार की जान बचा ली। रानी ने तुरंत दूसरा घोड़ा लिया और अंग्रेजों के घेरे को चीरती हुई रात के अंधेरे में काल्पी की ओर निकल गई। रानी के पीछे अंग्रेज घुड़सवारों का एक दस्ता लगा हुआ था। रानी लगातार कई मील तक घोड़ा दौड़ाती रही। रास्ते में कई बार झड़प हुई, लेकिन रानी की तलवार के सामने कोई टिक न सका। अंततः वे काल्पी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे और राव साहेब से हुई। वहां फिर से युद्ध की रणनीति तैयार की गई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी हमारे हाथ से गई है, लेकिन हमारा साहस नहीं। हम ग्वालियर पर अधिकार करेंगे और वहां से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ेंगे। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई काल्पी पहुंची, लेकिन वहां भी अंग्रेजों ने हमला कर दिया। रानी, तात्या टोपे और राव साहेब ने एक साहसी निर्णय लिया, ग्वालियर के किले पर कब्जा करना। ग्वालियर का किला उस समय भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। वहां के महाराजा सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन उनकी सेना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सहानुभूति रखती थी। जैसे ही रानी ग्वालियर पहुंची, सिंधिया की सेना विद्रोह कर रानी के साथ मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के दरबार में। यह विजय केवल एक किले की विजय नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि यदि हम एकजुट हों तो फिरंगियों के पैर उखाड़ सकते हैं। अंग्रेजों के लिए ग्वालियर का गिरना एक बड़ा झटका था। सर ह्यूरोज अपनी पूरी ताकत झोंककर ग्वालियर की ओर बढ़ा। 18 जून 1858 की सुबह ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद संभाला। वे आज एक विशेष योद्धा के वेश में थीं। सिर पर साफा, शरीर पर कवच और पीठ पर उनका पुत्र दामोदर राव, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजने से पहले उन्होंने अंतिम बार गले लगाया था। युद्ध के मैदान में रानी बिजली की तरह चमक रही थीं। उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और वे अपने दांतों से घोड़े की लगाम थामे हुए थीं। उन्होंने अंग्रेजों की हुसार्स रेजिमेंट के छक्के छुड़ा दिए। एक अंग्रेज सैनिक का संस्मरण, मैंने कभी किसी पुरुष योद्धा को इतनी निडरता से लड़ते नहीं देखा। वो जिधर से निकलती थी, लाशों का ढेर लग जाता था। तभी रानी को चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया। उनकी वफादार सहेलियां मुंदर और जूही भी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी अब अकेली थी, लेकिन उनका साहस अडिग था। रानी का पुराना घोड़ा बादल झांसी में ही मर चुका था। इस युद्ध में उनके पास एक नया घोड़ा था, जो रानी के इशारों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझता था। लड़ते लड़ते रानी एक नाले के पास पहुंची। अगर बादल होता तो वो एक छलांग में उसे पार कर जाता, लेकिन नया घोड़ा वहीं अड़ गया। वो आगे नहीं बढ़ा। अंग्रेज सैनिक पास आ गए। एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर तलवार से वार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना हिस्सा कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। फिर भी रानी ने पलटकर उस सैनिक को अपनी तलवार के एक ही वार से परलोक भेज दिया। उनके सीने में भी संगीन बेयोनेट घोंप दी गई थी। गंभीर रूप से घायल रानी अपने घोड़े पर किसी तरह पास की एक साधु की कुटिया, गंगादास की शाला तक पहुंची। उनके पीछे उनके कुछ वफादार सैनिक और तात्या टोपे के लोग थे। रानी की सांसें उखड़ रही थीं।
उन्होंने अपने सैनिकों से अंतिम शब्द कहे, दामोदर को बचाना और देखना कि मेरा ये अपवित्र शरीर उन फिरंगियों के हाथ न लगे। मेरी देह को अग्नि के हवाले कर देना। साधु ने कुटिया की घास फूस से तुरंत चिता तैयार की। 30 वर्ष की आयु में भारत की सबसे महान वीरांगना ने अग्नि में समाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब तक अंग्रेज वहां पहुंचे, वहां केवल राख बची थी। सर ह्यू रोज, जिसने रानी को हराने के लिए महीनों संघर्ष किया था, चिता की राख के सामने खड़ा होकर बोला, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक रूप से भले ही चली गईं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की जो अलख जगाई वो 1947 में भारत की आजादी के साथ पूरी हुई। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को बाद में अंग्रेजों ने पेंशन दी, लेकिन वे कभी झांसी के राजा नहीं बन पाए। आज भी जब हम झांसी के किले को देखते हैं तो वहां की हवाओं में मणिकर्णिका की वीरता की गूंज सुनाई देती है। वे केवल एक रानी नहीं, बल्कि भारतीय नारी की शक्ति और संकल्प का अमर प्रतीक है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।